लोग वर्क एंड एनर्जी डिस्कस कर रहे थे। वर्क एंड एनर्जी में वर्क का डिस्कशन चल रहा था, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इन सब का वर्क डन पता कर रहे थे। चलो इसी के आधार पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। ऐसा एक ब्लॉक लिए, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा म्यू इक्वल टू 0.5, ये हो गया 10 kg। फोर्स इधर लगाए 100 न्यूटन, है ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया t इक्वल टू 2 सेकेंड में, बराबर है। t इक्वल टू 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट के आधार पे पता करना है वर्क डन किसका, एक्सटर्नल फोर्स का और फ्रिक्शन फोर्स का कितना होगा। लिखो, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड, फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पता करना। देखो, सबसे पहले तो ये पता करना होगा डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उसी समय पता कर सकते हैं जब फ्रिक्शन फोर्स मालूम हो। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, लिमिटिंग या स्टैटिक। यदि स्टैटिक रहा तो चलेगा ही नहीं, और लिमिटिंग रहा काइनेटिक तभी चलेगा। पता तो करें है कितना, तो म्यू एन 0.5 इंटू 10 इंटू 10, सो इट इज 50 न्यूटन, मतलब है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F माइनस एफ बाई एम, 100 माइनस 50 बाई 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 5 और टाइम t स्क्वायर, सो इट इज 10 मीटर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सेम डायरेक्शन में, सो इट इज पॉजिटिव, यानी कि कितना, तो 100 इंटू 10 इज 1000 जूल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन किधर, इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, सो माइनस एफ इंटू एस, माइनस 50 इंटू 10 यानी कितना, माइनस 500 जूल, बराबर है। ये वर्क डन। बराबर है। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। ए स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट, ए स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर। Initially it has compression 10 centimeter, initially it has compression 10 centimeter, compression 10 centimeter, and finally it is elongated, and finally it is elongated to 20 centimeter, elongated to 20 centimeter. Find work done by spring force, find work done by spring force। स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन कितना आएगा। देखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का डिस्कशन करें तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, बस जो फार्मूला है डायरेक्ट यूज करना है। क्या लिखेंगे, माइनस हाफ के इज 100, एक्स फाइनल 20 सेंटीमीटर इलोंगेशन, है ना, मतलब 0.2 हो गया, बराबर, माइनस एक्स इनिशियल 10 सेंटीमीटर कंप्रेशन। कंप्रेशन को माइनस में ही लिख दे तो कोई असर होगा क्या,
मान लो 10 सेंटीमीटर इलोंगेशन से 20 सेंटीमीटर इलोंगेशन तक गया, तो भी वही सिचुएशन है कि नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे कोई कहे एग्जाम्पल के तौर पे स्प्रिंग ऐसा है, पहले जो है ये नेचुरल लेंथ है इसका, है ना, तो कोई कहे 10 सेंटीमीटर कंप्रेशन से 20 सेंटीमीटर इलोंगेशन तक गया। दूसरा एग्जाम्पल है 10 सेंटीमीटर इलोंगेशन से 20 सेंटीमीटर इलोंगेशन तक गया। यह है पहला कंडीशन और यह है दूसरा कंडीशन, बराबर है। वैल्यू लिखे नहीं है, बस ध्यान में रखो। पहला 10 कंप्रेशन से 20 इलोंगेशन, दूसरा 10 इलोंगेशन से 20 इलोंगेशन। देखने में लग रहा होगा फर्स्ट में ज्यादा वर्क डन, सेकेंड में कम, लेकिन एक्चुअल में क्या है, दोनों इक्वल है, क्योंकि यहां से यहां तक में वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना, 0। 10 कंप्रेशन से 10 इलोंगेशन आ रहा हो, नो वर्क डन, बराबर। अब कहोगे ऐसा क्यों, तो देखो 10 कंप्रेशन से 0 इलोंगेशन तक आया, तो ये प्रोसेस जो हुआ रिलैक्सेशन का प्रोसेस हुआ। रिलैक्सेशन में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, पॉजिटिव। फिर नेचुरल लेंथ से 10 सेंटीमीटर इलोंगेशन हुआ, ये हुआ डिफॉर्मेशन का प्रोसेस, और डिफॉर्मेशन में वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव। तो जितना यहां पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, नेट कितना, 0। तो बचा कौन सा पार्ट, यही वाला, तो यही बचता है सर। चलो यहां कैलकुलेशन करेंगे, 100 को अभी रहने देते हैं वैसे ही। 0.2 का 0.04 और 0.1 का 0.01, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 0.03, और 100 मतलब 3 माइनस 3/2 जूल। नेगेटिव वर्क डन मतलब फाइनली ये डिफॉर्मेशन के जैसा है भी। पहले 10 डिफॉर्मेशन था, बाद में 20 डिफॉर्मेशन हो गया, तो ये एक तरह से डिफॉर्मेशन का कंडीशन, बराबर है। चलो आगे लिखो, पॉइंट वर्क डन बाय ग्राफ। ग्राफ से वर्क डन कैसे पता कर सकते हैं, तो कोई भी फोर्स लग रहा हो और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो इस तरह से, इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर फोर्स, ऐसा करके मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है, साथ में दे रखा हो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, करेक्ट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री, मैक्सिमम केस में 0 ही रहता है, 0 लेके चलेंगे। कभी 0 ना रहा तो उसके आधार पे चेंज कर लेंगे। क्या चेंज होगा, तो देखो ना, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, फोर्स कैसा है, वेरिएबल, बदल रहा। फोर्स वेरिएबल है तो F डॉट ds लिखेंगे, इंटीग्रेशन। F डॉट ds है, उसको लिखेंगे F ds cos थीटा, और cos 0 डिग्री मतलब कितना, 1, यानी कि ये बचा कितना, F ds के बराबर। यदि थीटा 0 नहीं होता तो cos थीटा लगा रहता, बस मान के चलो cos थीटा है इसमें साइड में, हम लोग इस पे फोकस करें तो इंटीग्रेशन में यदि ऐसा टर्म लगा हुआ हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ y dx का इंटीग्रेशन मतलब एरिया विद x एक्सिस, f ds का इंटीग्रेशन मतलब एरिया विद s एक्सिस, मतलब यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा, एरिया। कोई भी डिस्प्लेसमेंट रहा हो S1 से S2 तक, यहां पे उसी को रिप्रेजेंट करे ऐसा, ये S1 और ये S2, तो ये वाला एरिया जो है वर्क डन के बराबर होगा, है। यानी यहां लिख सकते हम लोग एरिया इज इक्वल टू वर्क, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा हो तो ग्राफ का एरिया विद डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इज इक्वल टू कितना, वर्क डन, करेक्ट है। तो इसमें लिखो the area of force versus displacement curve, the area of
फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व विद डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इज इक्वल टू वर्क डन, with displacement axis is equal to work done। डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से यदि पता करना हो तो कितने के इक्वल आएगा, वर्क डन के इक्वल आएगा, बराबर है। चलो ये नोट कर लो। यहीं पे कहे यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री नहीं है। अब सोचो थीटा 0 ना हो तो cos 0 1 लिखा है यहां पे, अब लिख सकते क्या, यहां भी cos थीटा रहेगा और इसके साथ भी cos थीटा रहेगा, मतलब वर्क डन किसके इक्वल, तो एरिया इंटू cos थीटा। यदि थीटा 0 ना रहा तो नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हो थीटा के बारे में कुछ, तो मान के चलो थीटा कितना है 0 डिग्री, नहीं कुछ लिखा है तो फिर उसके आधार पे ये फार्मूले से पता कर सकते, अदरवाइज यही ठीक है, वर्क इक्वल टू एरिया। देखो हमारे पास ऐसा एक ग्राफ दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट और इधर फोर्स, ग्राफ कुछ इस तरह से फोर्स बदल रहा हो, है कि नहीं। चलो पता करना है कितना होगा इसमें वर्क डन, क्वेश्चन है वर्क डन फाइंड करना। यहाँ पे वैल्यू लिख दिए 10 के इक्वल और यहाँ का कितना 15 के इक्वल, ये हो गया 10 और ये हो गया 20, डिस्प्लेसमेंट मीटर में और फोर्स न्यूटन में। ऐसा वर्क डन बोलो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक कितना आएगा। देखो यहाँ पे एरिया पता करना है तो ऐसा करते हम लोग इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादा टेंशन ही नहीं, ऐसा डिवाइड कर दिए। एक एरिया नाम दिए A1, इधर का दे दिए A2 और इधर का एरिया A3। A1, A2, A3 अलग अलग पता कर सकते, कोई ट्रेपेजियम वगैरह का टेंशन नहीं। A1 का वैल्यू कितना कैसा है जी, रेक्टेंगल, L इंटू बी 10 और 10 कितना 100। A2 पता करे तो क्या दिख रहा, ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या लिखते हैं, हाफ इंटू बेस, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 10 इंटू हाइट, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना 5, सो दिस इज इक्वल टू 25। A3 का यदि डिस्कस करें कितना आ जाएगा, तो यहां पे देखे हम लोग हाफ इंटू बेस, बेस कितना है यहाँ पे 10 और ये हाइट, हाइट कितना है 15, कितने हो गए 75। तो टोटल वर्क डन सबको ऐड कर दो 200 आता है, ये सही आंसर। टोटल वर्क डन इज 200 जूल। देखो इसी में दूसरा क्वेश्चन ग्राफ के आधार पे ही डिस्कस करें तो ऐसा इधर लगा दिए डिस्प्लेसमेंट, इधर आ गया फोर्स, है ना। ग्राफ जो है कुछ इस तरह से चल रहा हो, ऐसा यहाँ पे वैल्यू ले लिए 10, तो डेफिनेटली इधर को -10 कहेंगे, ये हो गया 10, यहाँ पे हो गया 15 और ये हो गया 25, ऐसा बराबर। पता करना है सेम चीज इस कंडीशन में कितना होगा वर्क डन बाय द फोर्स। देखो वर्क डन पता करना है वो भी एरिया के आधार पे, तो एस के ऊपर जो होगा फोर्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वर्क डन, इधर जो आएगा उसका कैसा नेगेटिव वर्क डन, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान रखना होगा। तो हम लोग यहाँ वर्क डन लिखे तो कैसा एरिया इधर का, चलो इसका एरिया लिखते हैं ये वाले सेगमेंट का, तो कितना 10 इंटू 10
फिर इस सेगमेंट का एरिया लिखे तो ये तो ट्रायंगल है ना, और प्लस हाफ इंटू बेस कितना 5 और इंटू हाइट, फिर इसका अलग से एरिया लिखे तो कितना आ जाएगा, लोअर है तो माइनस हाफ इंटू बेस कितना 10 और हाइट भी कितना 10, माइनस पहले लगा रखे या हाफ इंटू 10 इंटू माइनस 10 लिखो, कितना आ जाएगा, दिस इज 100 प्लस 25 माइनस 50 यानी वर्क डन इज 75 जूल है, लिखो। बराबर है। देखो इस तरह का एक 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ लिए कोई पार्टिकल जो है इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा हो, ये पॉइंट O कह दिए, इधर का इनिशियल A, इधर का फाइनल B, ये पार्टिकल का पाथ, ये 90 डिग्री, ये डिस्टेंस R, ये भी डिस्टेंस R है। पार्टिकल जो है A से B की तरफ जा रहा है ऐसा, बराबर। इस पे फोर्स लगाए, फोर्स लगाए F जो है कांस्टेंट है, तो पता करना है A से B तक जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो लिखो क्वेश्चन इस पे, ए कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, a constant external force F, capital F, in magnitude is applied on particle, and particle displaces from point A to point B, along circular arc, as shown in diagram, Find work done by external force, if direction of force is always, फर्स्ट में लिखो हॉरिजेंटल, सेकंड में वर्टिकल, और थर्ड में टेंजेंशियल अलोंग द पाथ, पाथ के टेंजेंशियल हो। ऐसे 3 केसेस में वर्क डन पता करना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन के बारे में इधर लिखा है, वर्क डन का वैल्यू चाहिए। देखो फर्स्ट केस में यदि डिस्कस करें तो फोर्स जो है किधर लग रहा है, इधर। फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा, कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है तो फोर्स के जगह लगा देंगे Fi कैप, करेक्ट है, हो गया। अब यदि फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन का फार्मूला इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, करेक्ट है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क डन इज इक्वल टू F.S, तो चलो S पता करते हैं। अब S डिस्प्लेसमेंट जो है A से B तक जाना है, A से B तक जाना है तो ये वाला जो पाथ बनाने वाले हैं
यहां से यहां तक ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर हो गया। अब इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर में लिखना पड़ेगा, करेक्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ खास बात यह है कि स्टार्टिंग और एंडिंग कोई भी रास्ते से चलो, वेक्टर के फॉर्म में यदि लिखे तो सब सेम होता है। अब जैसे मान लिया जाए दो वेक्टर ऐसा है, एक और दूसरा ये, तो ए और बी का समेशन यही होगा ना। यदि वेक्टर ए ऐसा हो और बी ऐसा हो तो समेशन बदल गया क्या? वही है। तो इस रास्ते का वेक्टर लिखो, बड़ा मुश्किल काम है। इस रास्ते का भी लिखो, डिफिकल्ट है, लिख सकते। लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है, यदि ए से बी जाना हो तो ऐसा भी तो जा सकते। यदि ऐसा गए तो पहले कौन से डायरेक्शन में चले? जे कैप आर, और फिर किधर चले? आई कैप। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखेंगे आर जे कैप प्लस आर आई कैप, हो गया। और ये तरीका हो गया आसान, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। अब बारी है वर्क डन का, तो वर्क डन कैन बी रिटन एज एफ डॉट एस, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। एफ डॉट एस में आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 0, आई कैप का 1, मतलब कितना हो गया? एफ इंटू आर, डायरेक्ट लिख सकते। सो दिस इज द वर्क डन। यहां पे देख क्या रहे हैं, एक बात को ध्यान देने का, इसमें जब डिस्प्लेसमेंट ले रहे तो हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट का समेशन आया, मतलब यहां पे एरो लगा के ही लिखे ऐसा, एक ये और एक ये, करेक्ट है। जरूरत किसका पड़ा? ये वाला, बराबर। ये वाला डिस्प्लेसमेंट है किसके डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में। तो यहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब भी तो होता है ना, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पैरेलल। किसके पैरेलल? फोर्स के पैरेलल, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में ये वाला तो है नहीं, यही वाला है, मतलब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते एफ इंटू एस एक्स, यानी कि एफ इंटू आर। ऐसा वेक्टर वगैरह में भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। सेम यदि सेकंड कंडीशन का हम लोग डिस्कस करें, तो यदि डिटेल में जाए तो फोर्स का वैल्यू जो है इस बार लिखेंगे एफ जे कैप, वाई डायरेक्शन में कहा था, वाई डायरेक्शन में, लेकिन कांस्टेंट है। तो फिर से वर्क डन वैसे ही लिखे एफ डॉट एस, तो जे कैप वाला प्रोडक्ट सिर्फ आएगा, यानी वर्क डन कितने के इक्वल? एफ आर। या फिर इसको भी डायरेक्ट वैसे ही लिख सकते हैं, फोर्स इंटू एस पैरेलल, सेम डायरेक्शन, एफ इंटू एस वाई, यानी कि एफ इंटू आर, ऐसा है। अब बारी है थर्ड का। थर्ड कंडीशन थोड़ा अलग है। थर्ड में कह रहा फोर्स जो है टेंजेंशियल लग रहा। अब टेंजेंशियल लग रहा तो जरा सोचो, डायरेक्शन फोर्स का कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल। पहले इधर रहा होगा, बाद में ऐसा ऐसा करते हुए ऐसा आ गया, बदल रहा है। यानी फोर्स का डायरेक्शन बदले तो फोर्स को क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे कि वेरिएबल ही कहेंगे? वेरिएबल कहा जाएगा, मतलब फोर्स वेरिएबल ही कहलाएगा। अब जब फोर्स वेरिएबल ही है इस सेगमेंट में, तो हमें वेरिएबल वाला फार्मूला लगाना होगा, कांस्टेंट वाले से आंसर नहीं आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, पहले लिखो इसको। देखो थर्ड केस यदि डिस्कस करें हम लोग, तो ऐसा बना ले डायग्राम जो बना हुआ था, पार्टिकल ऐसा सर्कुलर पाथ में चल रहा, लेकिन इस पे इस बार फोर्स जो है इधर की तरफ ही लग रहा है ना, ए से बी तक जाना है, ये पॉइंट को। फोर्स वेरिएबल रहा
तो जब फोर्स वेरिएबल रहा तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे एफ डॉट डी एस, मतलब एफ डी एस कॉस थीटा, ऐसा, बराबर है। वेक्टर हटा दिए, वेक्टर का साइन नहीं है, पहले साइन ऐसा था, इधर लिखते हैं W इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ऐसा। अब कोई कहे एफ को बाहर निकाला जाए, इंटीग्रेशन साइन के बाहर, गलत हो जाएगा। क्या एफ कांस्टेंट है क्या? नहीं, वेरिएबल टर्म को बाहर इंटीग्रेशन साइन के नहीं ला सकते। लेकिन यदि फोर्स कांस्टेंट हो, जैसे पिछला 2 पार्ट डिस्कस किए, उसमें फोर्स कैसा था? कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यदि फोर्स कांस्टेंट हो तो इसको ऐसा लिख सकते, एफ डॉट डी एस, ऐसा, समझ रहे? अब ये ds का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन कैसा होता है? तो चलो हम लोग वेक्टर में आते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है? एक वेक्टर ऐसा चला, दूसरा वेक्टर ऐसा चला, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, बहुत सारे वेक्टर्स है इसमें, है कि नहीं? और इस कंडीशन में हमें इतने वेक्टर्स है, इसका रिजल्टेंट पता करना है। तो क्या करेंगे? यहां से यहां को ज्वाइन कर दिए, यही हो गया रिजल्टेंट, मतलब इस कहेंगे, बराबर है। यहां पे यदि देखा जाए तो पहले 2 पार्ट के लिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट के छोटे छोटे वेक्टर्स हैं, है कि नहीं? यहां से यहां तक ds के, अभी यहां पे 4, 5, 6 ही बना है ना, यहां से यहां तक 5000 होंगे ds छोटे छोटे। तो उसका सबका वेक्टर एडिशन क्या होगा? यहां से यहां ज्वाइन करने वाला लाइन, वही हम लोग लिखते भी हैं और फार्मूला भी बन के आ जाता है एफ डॉट एस, और इसी से सॉल्व भी किए फर्स्ट और सेकंड। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है, यहां पे अब वेक्टर साइन हट गया है। अब बताओ एफ का वैल्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल? अब कांस्टेंट है, क्योंकि एफ का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में लिखा है कांस्टेंट है। डायरेक्शन बदल रहा, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा? कांस्टेंट है। तो ये जब कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर ला सकते हैं, इसमें नहीं ला सकते थे। मतलब थर्ड केस में ये फार्मूला यदि लिखे और ऐसा कोई लिखे तो गलत हो जाएगा। एफ कांस्टेंट नहीं है, एफ कांस्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, वेक्टर एफ इज वेरिएबल। तो यहां पे लाना गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड के लिए ठीक है, थर्ड के लिए ये गलत है, थर्ड के लिए ये सही है। अब यहां बचा ds। अब एक सवाल है थीटा का। अभी के टाइम पे पाथ इधर ही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पाथ ही चलेगा और फोर्स भी उधर ही लग रहा है, टेंजेंशियल नाम ही दिया है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल? अभी 0। अच्छा, जब यहां पहुंचेगा तब भी तो उधर ही होगा। फोर्स हमेशा किधर है? टेंजेंशियल, मतलब अलोंग द पाथ। फोर्स हमेशा पाथ के अलोंग, या पार्टिकल किधर? पाथ पे ही चलेगा ना, तो हमेशा एंगल कितना होगा? 0। मतलब एक बात यह है कि थीटा फोर्स का बदल रहा है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का थीटा कांस्टेंट है। यानी कि यहां पे हम लोग लिखेंगे इसका इनटू cos 0 डिग्री। अब cos 0 कितना? 1। सो इट कम्स आउट टू बी f इंटू ds ओनली। अब ये ds में वेक्टर लगा है क्या? नहीं, ये मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड है तो जरा सोचो, यहां पे कोई चल रहा हो, करेक्ट है, और हमें मैग्नीट्यूड का एडिशन करना है, मैग्नीट्यूड का। तो क्या करेंगे? इसका 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 सबका लेंथ ऐड करेंगे तभी आएगा ना। वेक्टर एडिशन नहीं है, वेक्टर लगा है क्या इसमें? नहीं, मतलब ये एक्चुअल में हो गया। यदि वेक्टर लगा है ना तो इसका इंटीग्रेशन होता है डिस्प्लेसमेंट, और वेक्टर हटा के यदि इंटीग्रेट करें मतलब ये हुआ डिस्टेंस, ये हुआ डिस्टेंस। मतलब यहां पे लिखेंगे f इंटू एल, लेंथ। कितना लेंथ चला यहां से यहां तक में? सर्कुलर आर्क है ना, और यहां 90 डिग्री दे भी रखा, तो ये आर्क लेंथ कितना है? थीटा इंटू आर, आर्क लेंथ थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना है?
90 मतलब 90 नहीं लिखा जाता, रेडियन में लिखते, कितना, π/2। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू π/2R, ये हो गया वर्क डन है ऐसा। ध्यान देने का, इधर हम लोग इस पॉइंट को नोट करके लिख भी सकते, कभी भी जरूरत पड़े, इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ऐसा मैग्नीट्यूड हो तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस, ऐसा, बराबर। सिर्फ वेक्टर साइन हटा देने से लिखो इसको। बराबर है। देखो ऐसा एक कोई पेंडुलम है जिसका लेंथ L है, ऐसा सस्पेंडेड है, बराबर। हमने एक फोर्स लगाया F कैसा, डायरेक्शन भी लगा देते हैं और लिख देते कांस्टेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल। डायरेक्शन में कांस्टेंट मतलब डायरेक्शन नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड भी और ये भी। ऐसा फोर्स लगाएंगे तो क्या लगता, ये पेंडुलम ऐसे ही रहेगा या टिल्ट होगा, टिल्ट होगा। ये टिल्ट हो गया ऐसा थीटा एंगल, थीटा एंगल, कोई भी जनरल थीटा एंगल पता करना है, फोर्स ने कितना वर्क किया और ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। तो लिखो इसमें, फॉर गिवन डायग्राम, फॉर गिवन डायग्राम इफ a string is deflected by angle theta, a string is deflected by angle theta, then find work done by the force F, work done by the force F and work done by gravity, work done by force F and work done by gravity। देखो स्ट्रिंग जो है जब डिफ्लेक्ट हुआ तो मान लो ये इस पोजीशन पे पहुंच गया, करेक्ट है। फोर्स इस पे इधर ही लग रहा है, अभी भी हॉरिजॉन्टल लगेगा ही, मतलब ये जो पार्टिकल है ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए पहुंचा इधर, है ना, सर्कुलर पाथ। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पे भी इसका लेंथ L है, यहां से एक इंटेंशनली लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसा, इधर का नाम दे दिए A, इधर का B और इधर का C, करेक्ट है, क्लियर। चलो वर्क डन बाय फोर्स F पता करते हैं। फोर्स कांस्टेंट है ना, तो बहुत सिंपल फार्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, बराबर। अब ये थीटा यहां का अलग है कि नहीं, उसका ये फार्मूले वाले थीटा से मतलब नहीं है। यहां डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, तो यहां से यहां ये अभी जैसा डिस्कस किए थे उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या था, आर और आर सेम था, इस बार सेम होए क्या, कुछ भी नहीं कर सकते, अलग अलग अजीब तरह का कुछ भी हो सकता है ना, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, तो ऐसा सेम होने कोई चांस भी नहीं लग रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे पैरेलल टू फोर्स। इस पैरेलल मतलब डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू फोर्स, फोर्स के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के पैरेलल कौन सा डिस्प्लेसमेंट, अब जैसे यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट जाना भी हो किसी को, जैसे यहां से यहां जाना हो तो इस रास्ते से जाए, सीधे जाए या ऐसा घूम के जाए, अलग अलग आंसर आएगा क्या, नहीं। तो जब इस रास्ते से जा रहे हैं तो फोर्स, ये वाला डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में है क्या, परपेंडिकुलर है, ये वाला है ना, मतलब यहां पे इस पैरेलल जो है एक्चुअल में एस बीसी है, यानी कि वर्क डन बाय एफ लिखेंगे तो फोर्स इनटू एस बीसी। अब एस बीसी पता किया जा सकता है क्या, तो देखो हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा, क्या टी रेशियो लगा के ये वाला पता कर सकते, जबकि ये वाला मालूम है, एल दे रखा ना, तो हम लोग यहां लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं
इधर का पॉइंट ओ दे दिए समझने के लिए। क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू BC बाई OC, सही है। तो BC कितने के इक्वल हो गया, OC L है तो L साइन थीटा है ना, यानी यहां लिखेंगे SBC का वैल्यू कितना, L साइन थीटा, यानी वर्क डन बाय फोर्स इज FL साइन थीटा। ये हो गया आंसर। मतलब बहुत आसानी से सोच सकते भाई, फोर्स तो दे ही रखा है, हमें ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एल का कंपोनेंट इधर कॉस इधर साइन, L साइन थीटा इनटू फोर्स हो गया FL साइन थीटा। ओरल कोई कैलकुलेट तो समझने के लिए इतना लिख रहे हैं ना, बाकी एक बार कंसेप्ट क्लियर आ जाए कि लगाते किधर का, कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो लेते कौन सा है डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के पैरेलल हो, जो फोर्स के पैरेलल हो। अब कैलकुलेट कैसे, डायग्राम ट्रायंगल देख रहा है, L साइन थीटा फोर्स L साइन थीटा, क्लियर। उसी तरीके से अब ग्रेविटी का सवाल है, तो ग्रेविटी के पैरेलल कौन सा डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटी इधर लग रहा तो यहां से यहां गए और इधर गए, ये वाला कैसा है ग्रेविटी के परपेंडिकुलर, तो इससे कोई आएगा कुछ नहीं, पैरेलल यही वाला है ना, ठीक है। अपोजिट है तो चलेगा, माइनस लगा देंगे, mg नीचे और ये ऊपर जा रहा, तो यहां पे लिखेंगे एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखे तो mg इंटू एस पैरेलल, यानी कि सिंपल सा लिखे तो mg इंटू एस ए बी विद नेगेटिव साइन, ऐसा आएगा। अब एस ए बी का वैल्यू भी चाहिए, तो एस ए बी कैसे पता करेंगे, तो चलो यहीं पे फिर से हम लोग लिखते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो OB अपॉन OC, सही है ना, OC L है, यानी OB का वैल्यू कितने के इक्वल हो गया, L कॉस थीटा। तो A से B कितना होना चाहिए बता सकते क्या, तो A से B पहले कितना था L, और उसमें ऊपर वाला L कॉस थीटा, तो बचा कितना L माइनस L कॉस थीटा। यही वैल्यू यहां पे रख देंगे हम लोग, इज इक्वल टू माइनस mg इंटू L 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, हो गया बराबर। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना है, इस पे यदि फोकस रहे तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। लिखो बराबर है। चलो आगे डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी। एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, सिंपल डेफिनेशन लिखो, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क is called as energy, is called as energy। अब ये वर्क कोई भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कौन सा है, तो ऐसा एनर्जी जो वर्क फोर्स लगा के कर सके। अब हीट एनर्जी है किसी के पास, तो ये वर्क फोर्स लगा के करेगा क्या, नहीं करेगा। अब मान लो कोई कंटेनर हीटेड रख दिए, तो उससे हीट जो है बाहर जाएगा, मतलब एनर्जी इधर से इधर जा रहा है, दूसरे को एनर्जी दे रहा है, सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा है, कह सकते सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा है, मतलब यहां से एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो रहा है, यानी वर्क कर रहा है एक तरह से, लेकिन क्या फोर्स लगा के कर रहा है, नहीं। सो दैट इज नॉट ए मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब ऐसा एनर्जी जिसका ट्रांसफर फोर्स लगाने से होता हो, उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें लिखो, इफ वर्क डन बाय energy is work done by energy is due to application of force, due to application of force, then it is called as mechanical energy।
देन इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। ये कहलाता मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी में आ जाए तो ये दो तरह के होते हैं, सिर्फ दो ही तरह का है मैकेनिकल, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो इसमें लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फर्स्ट में लिखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसमें लिखो द एनर्जी ड्यू टू, द एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ, द एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन, virtue of motion is called as kinetic energy, is called as kinetic energy। मोशन की वजह से यदि है तो काइनेटिक एनर्जी कहलाता। अब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कैसे पता करेंगे? तो यदि इसको डेराइव करना चाहे तो सपोज ऐसा मान के चलते हैं, एक सिंपल एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m और इसका वेलोसिटी v है, बराबर। हमें पता करना है ये ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। कब तक वर्क कर सकता है ये? तो जब तक इसमें मोशन है, जब तक मोशन है तब तक इसमें एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, डेफिनेशन ही होता है। तो मतलब इसको क्या कर देना होगा, रोक देना होगा। तो यहां से चलते हुए ये फाइनली इधर रेस्ट पे आ गया। अब रेस्ट में अपने आप तो आएगा नहीं, वर्क करना होगा। वर्क करने के लिए सबसे बेसिक क्राइटेरिया फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे, करेक्ट है? तो इस पे लगाए फोर्स, उल्टा ही लगाएंगे, नेचुरल है। तो हम लोग पता करते हैं ये फोर्स कितना वर्क करेगा। मान लो ये यहां से चल के यहां तक आ गया एस डिस्प्लेसमेंट, सिंपल कैलकुलेशन ले रहे, तो फोर्स कितना वर्क करेगा? मान लो 10 जूल। तो ब्लॉक कितना वर्क किया? -10, उल्टा ही होगा ना। ए और बी है, ए ने बी पे 10 जूल वर्क किया, तो बी ने ए पे कितना? -10। भाई एक देने वाला है तो दूसरा रिसीव करने वाला है, तो रिसीव करने वाले को यदि देने के फॉर्म में ही कहे तो कहेंगे माइनस दिया, नेगेटिव दिया, है कि नहीं? तो यहां पे चलो वर्क पता करते हैं। यहां लिखेंगे वर्क डन बाय एफ, फोर्स की वजह से, ब्लॉक की वजह से नहीं, फोर्स की वजह से। तो फोर्स किधर है जी? इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। क्लियर है ना? तो कैसा वर्क डन? -Fs, ये हो गया वर्क डन बाय फोर्स। दूसरा लिखेंगे वर्क डन बाय ब्लॉक। ब्लॉक कितना वर्क करेगा? तो वर्क डन बाय ब्लॉक जो है फोर्स के वर्क का उल्टा होगा, सही है ना? क्लियर? तो वर्क डन बाय ब्लॉक जो है माइनस और एक और माइनस कितना हो गया? F × S, बराबर। अब F यहां पे लगाए हैं तो जरा सोचो इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन आएगा ना, रिटार्डेशन कहो, एक्सेलरेशन, F = ma। तो चलो F के जगह ma लिख देते हैं, करेक्ट है? अब काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाओ, v² = u² + 2as। यहां as दिख रहा, तो as के जगह क्या लिखेंगे? v² - u² / 2 लिखेंगे ना, है कि नहीं? और यहां पे a जो है कैसा? तो रिटार्डेशन का कंडीशन है, a रिटार्डेशन है। तो यहां पे हम लोग इसको लिखेंगे -v² - u² / 2, ऐसा, है कि नहीं? इधर लिख लेते हैं v² = u² + 2 - as, यानी as = -v² - u² / 2, ऐसा, सही है? रिटार्डेशन है ना?
हाँ, तो यहां पे ये लिख लिए, तो वर्क डन बाय ब्लॉक इज एम हो गया, अभी रहने देते माइनस v मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना, ये 0 माइनस u इनिशियल वेलोसिटी कितना v बाय 2, ऐसा माइनस माइनस कैंसिल, तो वर्क डन बाय b इक्वल टू हाफ mv²। ब्लॉक इतना वर्क कर सकता है, और जो वर्क कर सकता है जितनी कैपेसिटी है वही क्या कहलाता है बाय डेफिनेशन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना, हाफ mv²। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग पढ़ा करते हैं, डेरिवेशन भी उसका आसानी से कर सकते हैं। चलो लिखो इसको। तो ये हो गया सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम में बदल के लिखा जाए, तो मोमेंटम का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके m इंटू वी। तो उसमें यदि इसको बदले तो देखो क्या बन के आएगा, इधर लिखते हैं हेयर p इज इक्वल टू m इंटू वी। अब ब्लॉक तो वही रहेगा, उसी ब्लॉक का मोमेंटम, उसी ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी। तो मास के आधार पे देखें तो v को एलिमिनेट करते हैं तो p बाई m, और काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ mv², मतलब p बाय m का होल स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना, तो p² बाई 2m। या फिर मोमेंटम ही पता करना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा बदल के लिख सकते। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन। बराबर है। चलो इस पे एक सवाल लिख लिया जाए। लिखो क्वेश्चन, इफ स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, इफ स्पीड ऑफ ए पार्टिकल increases by 2 meter per second, speed of a particle increases by 2 meter per second, then kinetic energy becomes double, then kinetic energy becomes double. Find initial speed of the particle. फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल स्पीड कितना होगा पार्टिकल का पता करना। देखो क्या कह रहा काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो इनिशियल का डबल है, करेक्ट है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ mv²। तो चलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ mv²। फाइनल में क्या किया, स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिए, कितना स्पीड इंक्रीज कर दिए, 2 मीटर पर सेकेंड, तो v+2 होगा। हाफ और m का वैल्यू दोनों में कैंसल है। अब जो टर्म बचा, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो बेस्ट ऑप्शन है स्क्वायर रूट ले लिया जाए। तो इधर का v+2, यहाँ 2 का रूट आ गया, और ये v² का v, ये v इधर भेज दिए। 2 इक्वल टू √2 माइनस 1v, यानी v कितना, 2 अपॉन √2 माइनस 1। रैशनलाइज कर सकते हैं तो 2 √2 प्लस 1 ऊपर ऐड किए, √2 प्लस 1 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2 माइनस 1, यानी कि इनिशियल स्पीड कितना था, 2 √2 प्लस 1 के बराबर। √2 का वैल्यू 1.4, 1.4 प्लस 1, 2.4 इंटू 2 कितना, 4.8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा भी कर सकते, या स्क्वायर रूट में भी ठीक है। आसानी से जो फार्मूला है वो लिखो, कैलकुलेशन आ जाता। चलो ये नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।